जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया, मज़े में हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक बात कहते हैं आप सभी से। आप लोगों का आज से मेंसुरेशन का क्लास स्टार्ट है। मेंसुरेशन में कुल मिलाकर आप लोगों को मिलेगी 3 पीडीएफ। सबसे पहली जो पीडीएफ होगी वो होगी मेंसुरेशन के 2D के थ्योरी की, ठीक है। दूसरी जो पीडीएफ होगी वो होगा मेंसुरेशन के 2D का एक्सरसाइज का। मतलब पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो तीसरी पीडीएफ मिलेगी वो मिलेगी मेंसुरेशन के 3D की, जिसमें आपको एक्सरसाइज और आपका थ्योरी दोनों का दोनों कंबाइंड होगा। तो आप लोग अभी सबसे पहले एक काम करो, छोटा सा, तुरंत जाओ स्टडी मटेरियल में अपने, और स्टडी मटेरियल में जाने के बाद जो है आप मेंसुरेशन के 2D के थ्योरी के पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार देखो। 2 मिनट 4 मिनट अपना समय लो, पहले देख लो, फिर उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद सारी बातें करेंगे ताकि एक बार रूबरू हो जाओ आप कि अभी के सेशन में क्या पढ़ेंगे और अगले 3-4 सेशंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है मेंसुरेशन के 2D के पीडीएफ को डाउनलोड करिए, जो थ्योरी वाला पीडीएफ है क्षेत्रमिति का, और उसको देखिए एक बार कि कितने अच्छे तरीके से पूरे के पूरे पेजेस में हमने आपको थ्योरी दे रखा है। ठीक, पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। सभी स्टूडेंट आराम से जाओ, डाउनलोड करो, देखो एक बार पहले। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। डाउनलोड करके नहीं रखना है दोस्त, डाउनलोड करके देखना है, एक एक पॉइंट देखने हैं। 17-18 पन्नों का पूरा पीडीएफ है, उसको एक एक पॉइंट को देखो कि क्या क्या उसमें बातें मेंशन्ड हैं, ठीक है। देखो एक बार जल्दी से। देख लिया आपने? चौबीस पेज का पीडीएफ है। चलो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब देखिए, एक बात को समझिए, अगर आपने अब तक थ्योरी की पीडीएफ को देख रखा है तो छोटी सी बात को समझिए। जो मैंने आपको मेंसुरेशन के 2D का पीडीएफ दिया है, मेंसुरेशन का मतलब हो गया क्षेत्रमिति आपका, ठीक है। क्षेत्रमिति से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। और आपको जो पीडीएफ दी है वो क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा, ज्योमेट्री में काफी मजा भी आया होगा आप लोगों को। ज्योमेट्री के बहुत ऐसे पॉइंट्स को आप लोगों ने एक्सप्लोर किया है जो आप शायद सुने भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे। उन बातों का जो है एक तरीके से पॉइंट भी आपके सामने नहीं था। अब आप जो है मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, दोनों का हम आपको महत्व बता देते हैं। ज्योमेट्री और प्लस मेंसुरेशन आपके प्री में कम से कम 5 सवाल आते हैं, ठीक है। ये आपके प्री का वेटेज हो गया। और आप मेंस में जब आप बात करें तो मेंस में दोनों से मिलाकर कम से कम 15 से 20 सवाल रहते हैं। 15 से 20 सवाल, यानी यूं कहें तो 25 जो सवाल हो गए वो आपके प्री प्लस मेंस में मेंसुरेशन के ऊपर रहते हैं और ज्योमेट्री के ऊपर मिलाकर रहते हैं। 25 सवालों का मतलब आप ऐसे कहो कि पूरा का पूरा जीके जो है, पूरा का पूरा जीके एक तरफ, या पूरा का पूरा रीजनिंग एक तरफ, ठीक है। जितना आप पूरा रीजनिंग का एक स्पेशल बैच लेते हो, आप पूरा रीजनिंग पढ़ते हो 6 महीने तक, या जीके में 8-9 सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो और जितना क्वेश्चन आप उसमें लगाते हो, उतना का अकेले वेटेज जो है ये 2 चैप्टर रखता है। कौन कौन सा? मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से हुई है, 40 प्लस क्लासेस हुई हैं हमारी, जिसमें हमने हर एक पॉइंट को जाना है, बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अब बारी है मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में भी देखेंगे तो हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे। मेंसुरेशन में आपको 2 चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। 2 तरह से सवाल आते हैं, जिन्हें नहीं पता वो देखे ध्यान से। मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है 2D और दूसरा होता है 3D।
2D और 3D का मतलब क्या हो गया? 2D का मतलब हो गया टू डायमेंशनल, जिसके दो डायमेंशन हो, या तो लेंथ होगा नहीं तो ब्रेथ होगा। और 3D का मतलब होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट जिसमें तीनों हो। ठीक है, यानी 2D में जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एरिया के बारे में करेंगे कि हमें कहीं पर भी एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ साइड के बारे में भी बात नहीं होती कि किसी की लंबाई निकाल दो, किसी की चौड़ाई निकाल दो। ठीक है, ये काम हम करते थे, किसमें करते थे? हम ज्योमेट्री में करते थे। उसके बाद हम आए मेंसुरेशन में, तो हमने इसमें देखा कि एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे मानिए स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया। लेकिन ये सब तो बेसिक चीजें होती थी जो एक पेपर में पूछी जाती थी। हमें बेसिक से लेके, जीरो से लेके हाई लेवल तक के सभी बातों को जानना है। अगर हम एक स्क्वायर जान रहे हैं तो सर्कल भी जानेंगे, फिर एक स्क्वायर के अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर ट्रायंगल, फिर उसके अंदर सर्कल। इस तरीके से हाई लेवल की क्लासेस जो है हम सभी अटेंड करेंगे। 3D में बात करेंगे तो 3D में हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आयतन। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो हमें ध्यान रखना है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पे कि वॉल्यूम भी हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। जैसे शंकु का वॉल्यूम हो गया, बेलन का वॉल्यूम हो गया, हर तरीके से। फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। ठीक है, तो मेंसुरेशन 2D में कितने फिगर्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या क्या होगा, एक एक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक, दूसरी बात मैं आपको एक और बात बता दूं, तो मेंसुरेशन में जितना अगर मैं आपको करवा रहा हूं या जो शीटें मैंने आपको दी है, कोई भी स्टूडेंट अगर उतना पढ़ लेता है तो भारत का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आराम से निकाल सकते हो। आप यूपीएससी के प्रीलिम्स तक का पेपर जो है आप आराम से क्लियर कर सकते हो। मेंस में भी यूपीएससी के जहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है आप वहां तक भी मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के सवालों को फाइट कर सकते हो। रह गई बात सीजीएल मेंस की, तो सीजीएल मेंस में भाई जितना करा दिया मैंने, अगर इतना स्टूडेंट किसी ने कर लिया तो उसका 200 में 200 तो फिक्स है, इतना जान लो। जितना हम आपको टॉपिक कराते जा रहे हैं, अगर आप उतना करते जा रहे हैं तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एडवांस मैथ में हमारी शीट के अलावा आपको कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, ना कुछ लगाने की जरूरत है। ये जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था और आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि ज्योमेट्री में जो कंटेंट हमने आपको दिया है अपने आप में एक किताब बन चुकी है ज्योमेट्री की। उसी तरीके से मेंसुरेशन में जितना मिलेगा वो भी अपने आप में एक किताब बन जाएगा। और उतना अगर आप 2 बार 3 बार लगा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी और किताब की आपको आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात को समझेंगे। मेंसुरेशन के बहुत ऐसे पॉइंट को हमने कवर अप कर लिया था ज्योमेट्री में। बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने ज्योमेट्री पूरा देखा होगा, बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने ज्योमेट्री को आधा देखा होगा। फिर भी छोटे मोटे पॉइंट जो हैं दोबारा से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा फायदा हो जाएगा। गुलशन कुमार कहते हैं सर एहसान ज्योमेट्री कहूं न पढ़ ले बा तू मैथ के देवता बाड़ा हो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सीडीएस का बताइए सर, उसमें कितना वेटेज आता है? सीडीएस में जो है ज्योमेट्री में आपको कम से कम मेंसुरेशन से 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखो। सीपीओ में भी इनकी वेटेज काफी ज्यादा होती है, तो अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को आप लोग कवर करो। ये आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक था जिसके बारे में जो है आज हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी शीट देखो, शीट में आपको ये बात लिखी मिलेगी, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मेंसुरेशन इज टू मेजर। इट इज अ branch of mathematics that deal with the measurement of perimeter, area and volume of the different geometrical figure। कहने का मतलब हो गया कि क्षेत्रमिति शब्द का शाब्दिक अर्थ एकदम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। मेंस की क्लास तो है नहीं, प्री की क्लास है, यानी पूरा बेसिक से हाई लेवल तक हम चलेंगे। तो क्षेत्रमिति का शाब्दिक अर्थ होता है मापना, किसी भी चीजों को मापना, यानी हम उसके आयत को माप रहे हैं, हम उसके क्षेत्रफल को माप रहे हैं, हम उसके परिमाप को माप रहे हैं। तो हर चीजों को मापना जो होता है वही कहलाता है मेंसुरेशन। मेजरमेंट का हो गया मतलब मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, 2 डायमेंशन मेंसुरेशन ठीक है, मीय क्षेत्रमिति, और 3 डायमेंशन मेंसुरेशन, त्रिविमीय क्षेत्रमिति। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, तो इन 2 डायमेंशन मेंसुरेशन वी स्टडी द 2 डायमेंशन फिगर्स। जितने भी 2D में है उसमें हम 2D फिगर्स को पढ़ते हैं। 2D फिगर्स क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा ना हम 2D पढ़ने वाले हैं, तो हम 2D में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम ट्रायंगल के बारे में सारी बातों को जानेंगे। जैसे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हेरोन्स फार्मूला से, ठीक है, और AB sin थीटा के फॉर्मूला से, हर बातों को जानेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे, फिर पॉलीगन आ जाएगा और फिर हमारा सर्कल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 3 डायमेंशन मेंसुरेशन में, तो हम स्टडी करते हैं जितने भी 3 डायमेंशन फिगर हो गए, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, फ्रस्टम हो गया, स्फीयर, हेमिस्फीयर, प्रिज्म और पिरामिड। मतलब इतने फिगर्स के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है 3D में, और इतने फिगर्स के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है
2D में। ये बात पता होना चाहिए कि 2D में पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि कुछ भी आड़ा टेढ़ा पढ़ लिया। 2D में सिर्फ हमें इतनी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और 3D में हमें ये सभी बातों के बारे में एक एक पॉइंट को जानना है। ठीक, सबसे बड़ी बात एक और उसके बाद आपको लिखा गया है कि मेंसुरेशन में पाइथागोरियन ट्रिपलेट और डिविजिबिलिटी का ट्रिक जो है वो हमेशा इस्तेमाल होगा। डिविजिबिलिटी का ट्रिक का कहने का मतलब हमेशा 11 की डिविजिबिलिटी, इस बात को ध्यान रखो। 11 और 7 की डिविजिबिलिटी का नियम इतना ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो इस छोटी सी बातों का ध्यान रखिए। अगर आपको ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप हाइट निकालोगे, स्लैंट हाइट निकालोगे कहीं पर भी आगे चल के, ठीक है, डायगोनल निकालोगे तो हर जगह पर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा तो ट्रिपलेट हमें निकालना ही पड़ेगा। तो अगर आपके टिप्स पर ट्रिपलेट याद हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, अगर आपको वो ध्यान है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर वो ध्यान नहीं है तो दिक्कत की बात है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी पाइथागोरियन के ट्रिपलेट है उनको याद कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, कुछ यूनिट ऑफ कन्वर्जन्स भी होते हैं। यूनिट ऑफ कन्वर्जन जैसे मैंने आपको यहां पर करा रखा है, ठीक है, याद करो परसेंटेज का दिन जब पढ़ाए थे तो आप लोगों को कहा भी था मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये हमारा यूनिट ऑफ कन्वर्जन होता है। उसमें भी थोड़ा सा यूनिट ऑफ कन्वर्जन बताया था और उसके अलावा यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं खोज खोज के एक एक जगह से हमने डाला है। जैसे प्रीवियस ईयर में एक बार आपको एमटीएस के पेपर में यार्ड के ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि 1 यार्ड कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, 1 फीट में 12 इंच होता है और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो पहले यार्ड को फीट में बदलना था, फीट को इंच में बदलना था और इंच को सेंटीमीटर में बदलना था। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको एरिया जो है वो यार्ड में आ रहा था और आपके जो ऑप्शंस है वो सेंटीमीटर में दिए गए थे। तो जो जो महत्वपूर्ण बातें यहां पर हो सकती हैं वो सारी बातें लिखी हैं। जैसे जब आप 3D पढ़ रहे होंगे तो 3D में सबसे ज्यादा यहां ये पूछा जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है। तो बोलेंगे सर ठीक है 1000 लीटर, इस तरीके से करके पूरा यहां पर दिया गया अच्छे से। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये सारी बातें आपको पूरा का पूरा मिलेगा शीट में, हर बात लिखा गया है ताकि आपका जो है कहीं किताब खरीदने की जरूरत ना पड़े और ज्यादा खर्चा आपका आए नहीं। बस आप अपने शीट को प्रिंट कराएं और उसके बाद जो है हम उसको आराम तरीके से पढ़ पाएं। फिर उसके बाद आता है कि सबसे पहला शब्द आपने सुना था पेरीमीटर और फिर सुना था आपने एरिया। तो एक स्टूडेंट के मन में आएगा कि सर एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। आपको हम ज्योमेट्री में ही पढ़ा रखे हैं लेकिन दोबारा से हम यहाँ रिवाइज करवा देते हैं। एरिया का मतलब क्या हो गया, द एरिया कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट शेप और द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्षेत्रफल को किसी एक चपटे आकार या किसी वस्तु की सतह द्वारा घेरे गए स्थान, जैसे मानिए ये पूरा का पूरा इसको घेर के रखा है, तो इस घेरे के अंदर जितना भी आपका जो है स्पेस है जो ऑक्यूपाइड है यहाँ पे, वही क्या कहलाएगा, वही इस स्पेस का एरिया कहलाएगा, वही इस पूरे के पूरे पॉलीगन का एरिया कहलाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, जो भी एक क्लोज्ड फिगर के अंदर स्पेस होता है जो उसको ऑक्यूपाई करके रखता है, जिसमें वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करके रखेगा, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे पेरीमीटर के बारे में। तो पेरीमीटर को हम ऐसे कह सकते हैं कि पेरीमीटर कैन बी डिफाइंड एज द पाथ और द बाउंड्री दैट सराउंड अ फिगर। ठीक है, यानी ये जो बाउंड्री हो गया ना, सिर्फ इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमारा मुन्ना है। ठीक है, मुन्ना का घर जो है वो इस आकार का है और मुन्ने को अपने घर में क्या करना है, दिवाली के दिन मान लो लाइटें लगानी है। ठीक है, तो मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाने के बाद वो देखेगा कि उसको पूरे के पूरे बाउंड्री पर लाइटिंग करनी है ताकि उसका घर जगमग जगमग हो सके। तो उस केस में अगर उसको अपने घर को ज्यादा जगमग करना है तो उस केस में क्या करेगा, वो दुकान पे जाएगा और दुकान पे जाके क्या बोलेगा, 10 मीटर की वायर दो, 20 मीटर की लरी दो, 50 मीटर की लाइट दो। ठीक है, ऐसा बोलेगा ना, 50 मीटर की लाइट दो। तो वो मीटर में ही क्यों बोलता है, क्योंकि आप अगर जब बाउंड्री किसी भी चीज का निकालते हैं तो आप एक रस्सी लीजिए और रस्सी से इसको पूरा का पूरा नापना शुरू करिए। रस्सी लीजिए और रस्सी से पूरा का पूरा नापना शुरू करिए। जितनी लंबाई इसकी आएगी वही क्या कहलाएगा, इसका पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जो बाउंड्री होता है किसी भी पॉलीगन का वही उसका पेरीमीटर कहलाता है। जैसे सर्कल में ये पूरा का पूरा बाउंड्री है तो यही इसका पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस कहलाएगा। ट्रायंगल में भी ये वही उसका पेरीमीटर कहलाएगा, जो भी आउटर सरफेस का बाउंड्री होता है। और
एरिया की बात करते हैं तो एरिया में जैसे मान लो कि ये आपका खेत है और इस खेत में आप अनाज उगाना चाहते हो, मानो आलू की खेती करना चाहते हो, तो आलू की खेती करना चाहते हो तो आलू की फसल जहां जहां पर जिस जिस स्पेस पे आप लगा सकते हो, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका एरिया हो जाएगा। यानी जहां पर जिस स्पेस पे हम काम कर सकते हैं वो एरिया होता है, और जिस बाउंड्री को हम मेजर कर सकते हैं वो हमारा पेरीमीटर होता है। ये एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है एरिया में और पेरीमीटर में। अब बात करते हैं यहाँ पर 2D के बारे में कि मेंसुरेशन 2D में हमें किन किन बातों को जानना है। तो इस सेक्शन में हम मेंसुरेशन के पेरीमीटर और एरिया के ऊपर सभी सवालों को देखेंगे। जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से, क्योंकि ये सबसे छोटा पॉलीगन है, 3 साइडों का मिला। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल, फिर पढ़ेंगे बहुत सारा पॉलीगन वाला साइड जैसे सर्कल हो गया, और उसके बाद हम पॉलीगन के बारे में इन जनरल जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, तो ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल कैसा फिगर है, तो एक ऐसा प्लेन फिगर जो 3 लाइनों से घिरा हुआ है। पढ़ा भी दिया था आपको पूरा का पूरा ज्योमेट्री में हमने, ठीक है। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो इसके तीनों साइडों को जोड़ दो तो वही उसका पेरीमीटर कहलाता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा, यानी जो भी इसका पेरीमीटर है उसका आधा हो जाएगा। अगर यहाँ ट्रायंगल ना हो के क्वाड्रिलेटरल होता तो उसका पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता, और उसका जो सेमी पेरीमीटर होता वो होता a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एरिया के बारे में। तो एरिया ट्रायंगल का हम कैसे निकालते हैं, तो जनरली सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है हेरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पर एस क्या है, तो एस हमारा सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। एस जो है हमारा क्या है, सेमी पेरीमीटर है, और सेमी पेरीमीटर के माध्यम से हम यहाँ पर जब एरिया निकालेंगे तो बोलेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमारा हो जाएगा एरिया। हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमने ज्योमेट्री में एरिया भी निकाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग बताओ मुझे आंसर कितना होगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक एग्जाम्पल है। तो सवाल में कहा गया एक ट्रायंगल एबीसी है, AB का मान 21 है, BC का मान 13 है, AC का मान 20 है, AD जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप हमें AD का मान बताइए कि AD का मान कितना होगा। चलिए बताइए, बड़ा साधारण सा सवाल है, आपसे पूछा गया है। सबसे छोटा क्वेश्चन जल्दी से। कहा गया एक त्रिभुज आपका ABC है, तो हमने कहा ठीक है सर ABC नाम का हमारा त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या कहा गया है, ABC में जरा चेक करो। तो बोला गया है AB का मान हमारा 21 है, BC का मान हमारा 13 है, AC का मान हमारा कितना है, तो 20 है, ठीक है। एक मिनट BC का मान जो हो गया वो 13 हो गया, AC का मान हमारा 20 हो गया, और AD जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमें बताना है AD का मान कितना होगा। बताइए कैसे बताएंगे। तीनों के तीनों साइड अलग हैं, तीनों के तीनों साइड अलग हैं, यानी कैसा ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल है। और स्केलिन ट्रायंगल में हम कैसे हाइट निकालते हैं, तो आप मुझे बताओ, अगर इस ट्रायंगल का मुझे हाइट निकालना है तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे तभी हमारा सवाल बन पाएगा। अब एरिया निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, तो हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम बोलेंगे इसका सेमी पेरीमीटर कितना होगा, तो 21, 13 और 20, ठीक है। इसके अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करें तो बोलेंगे सर 21 जमा 13 जमा 20 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 20 20 40 10 50 54, 54 का आधा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 27 हो जाएगा। तो अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया हो जाएगा S, ठीक है, इंटू 27 में से 21 गया तो 6 आ जाएगा, 27 में से 13 गया तो 14 आ जाएगा, और 27 में से 20 गया तो 7 आ जाएगा। अब आप इसको जरा हल करो यहाँ पे, तो बोलोगे सर बहुत आसान है। आप देखो 27 को तोड़ोगे तो किस में तोड़ोगे, 9 इंटू 3 में तोड़ोगे। 6 को तोड़ोगे तो किस में तोड़ोगे, 3 इंटू 2 में तोड़ोगे, ठीक है। 14 को तोड़ोगे तो किस में तोड़ोगे, 2 इंटू 7 में तोड़ोगे, ठीक है। और 7 को फिर वापस किस में तोड़ोगे, 7 में। यहाँ पर 9 का जो रूट लगाओगे कितना आ जाएगा, 3। फिर वापस से 9 का रूट लगाओगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर 4 का रूट लगाओगे 2 आ जाएगा, और 49 का रूट लगाओगे 7 आ जाएगा। तो एरिया कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 42, और 42 का 3 गुना कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 42 का 3 गुना 3 दूनी 6 4 3 के 12, 126 आ जाएगा। कितना एरिया आ जाएगा, 126 आ जाएगा। 126 हमारा एरिया निकल गया। अब इस एरिया का इस्तेमाल करके हाइट कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि ज्योमेट्री में हमने आपको एरिया निकालने के 4 मेथड बताए थे, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा, वापस से एक बार दोबारा से रिकॉल करवा देते हैं कि हमारा ये मान लीजिए ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो हो गया वो हो गया हमारा हेरोन्स फॉर्मूला, कि भाई साहब हम यहाँ पर हेरोन्स फॉर्मूला के आधार से हम इसका जो एरिया है वो निकाल सकते हैं। कुछ याद आ रहा है,
हेरोन्स फॉर्मूला में कैसे निकालेंगे, तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, कब, जब यहां पर इसका साइड जो है वो a हो गया, ये साइड b हो गया, मानो ये साइड c हो गया, या a के सामने अगर ये ट्रायंगल ABC है, मान लो कि ये ट्रायंगल आपका ABC है, तो a के सामने a है, b के सामने b है, c के सामने c है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं यहां पर, मान लो तो साइन रूल के इस्तेमाल से हम निकाल सकते हैं साइन रूल से। साइन रूल से मैंने क्या बताया था, अगर आपको पता होगा तो, अगर हमें दो साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, जैसे मानो यहां पर ये अल्फा है, मान लो यहां पर ये बीटा है, और मानो यहां पर ये गामा है, तो साइन रूल से हम कैसे निकालते हैं, तो बोलेंगे सर हाफ इंटू बी इंटू सी, हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी बोलेंगे साइन बीटा। यही एरिया बराबर होगा किसके, तो हाफ इंटू ए इंटू सी साइन अल्फा, हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू साइन अल्फा, और फिर यही एरिया बराबर होगा हमारा हाफ इंटू ए इंटू बी साइन गामा, हाफ इंटू ए इंटू बी साइन गामा के बारे में। यानी हम अगर एरिया निकालेंगे तो हमें एरिया का पता होता है कि दो साइडों का प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो उनके बीच का क्या लेना पड़ेगा, एंगल। अगर आप ए और सी को ले रहे हो तो ए और सी के बीच का एंगल, अगर आप ए और बी ले रहे हो तो ए और बी के बीच का साइन का एंगल। ये हमारा था दूसरा मेथड। तीसरा मेथड हमने देखा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। जैसे मानो यहां से मैंने परपेंडिकुलर एक डाल दिया, मानो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है मानो h हो गई, तो हम यहां पर एरिया इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आपको वहां h लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा का सीधा कह सकते हो कि कोई भी ट्रायंगल है, जैसे मानो कोई भी ट्रायंगल है, तो अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो क्या बोलोगे सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारा हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो चौथा तरीका क्या हो गया, चौथा तरीका हो गया आपका, ठीक है, आपको पता है आर एस बराबर टी हो जाता है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया होता है वो बराबर होता है इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। ये चीज हमने आपको पढ़ा रखा है। अब बोलोगे सर इन रेडियस क्या है, अंतः त्रिज्या क्या है, तो अंतः त्रिज्या पूरा का पूरा ज्योमेट्री में हमने आपको पढ़ाया, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एरिया बराबर, ठीक है, आर इंटू एस, एरिया बराबर आर इंटू एस। और जो पांचवा पॉइंट होता है एरिया निकालने का वो हमारा होता है सरकम रेडियस से, आर बराबर होता है एबीसी अपॉन 4 डेल, एबीसी अपॉन 4 डेल। तो यहां से हम कह सकते हैं एरिया जो आएगा वो हो जाएगा एबीसी अपॉन 4 आर के बराबर, एबीसी अपॉन 4 आर के बराबर। ये हमारा सरकम रेडियस होता है। कैपिटल आर क्या होता है, सरकम रेडियस होता है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारे पास 5 मेथड होता है। हो सकता है अगर हमें हाइट पूछा गया है मानो, ठीक है, तो हमने हेरोन्स फॉर्मूला के माध्यम से एरिया निकाला और यहां पर उसका बेस दिया गया है तो उसका हाइट निकाल दिया। मैंने आपको यह भी बताया था कि किस मेथड का इस्तेमाल हम कब करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास 3 साइड दी गई है और तीनों साइडों में कोई भी पाइथागोरस का ट्रिपलेट नहीं बना रहा है, कुछ भी नहीं बना रहा है, तो हमें हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। हमें सिर्फ उस त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं और उनके बीच का कोण दिया गया है तो हम साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है या कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक हाइट है 90 डिग्री पे और बेस दिया गया है तो हाफ इंटू बेस इंटू साइड का इस्तेमाल करेंगे। हमें सवाल में सिर्फ सेमी पेरीमीटर दिया है और उसका इन रेडियस दिया गया है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर सवाल में हमें तीनों भुजाएं दी गई हैं, अगर हमें सवाल में तीनों भुजाएं दी गई हैं और साथ में उसका सरकम रेडियस भी दिया गया है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला तो है चलो 5 निकालने के, लेकिन किसका इस्तेमाल कब होगा तो वो हमें इस माध्यम से पता चलेगा। तो जैसे मुझे यहां पर दिखा कि मुझे तीनों साइड दिए गए हैं तो तीनों साइडों का इस्तेमाल करके मैंने एरिया को निकाल दिया और इसी एरिया को मैंने बराबर कर दिया किसके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। जैसे अगर मानो मैं बोलूंगा तो मैं कहूंगा यही 126 जो होगा वो बराबर होगा हाफ इंटू बेस कितना है दोस्त, तो बेस देखो BC, हाइट जिस पर डलता है उसी का बेस लेते हैं। AB हाइट है तो बेस BC होगा। अगर यहां से B से हाइट डलता AC के ऊपर तो AC आधार होता, C से हाइट डालते AB के ऊपर तो AB आधार होता। तो हमें यहां देखना पड़ता है बार बार कि भाई साहब आप हाइट डाल रहे हो तो किस पे डाल रहे हो, और आधार भी हम उसी अकॉर्डिंग लेंगे। तो हमने हाइट डाला है BC के ऊपर, यानी ये बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 13 और इंटू हमारा जो हाइट है, ठीक है, जो भी हाइट दिया गया है AD, मानो यहाँ पर ये D पॉइंट है तो आप इसको D पॉइंट देके हाफ इंटू AD कह दो। तो हाफ इंटू 13 इंटू कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा। ठीक है, आप यहां से निकालो तो क्या 13 से आप इसको काट पाओगे,
बताओ जल्दी से। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5 और 252। 252 बटे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये हमारे एडी की वैल्यू है। 13 से अगर ये कट रहा है, देखो 13 कम 13 122, 13 से नहीं कटेगा। तो 252 बटे 13 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडी की वैल्यू हो जाएगी 252 बटे 13। क्लियर है, बता दो कैसे हाइट निकाला हमने। तो हमने हाइट यहां पर ऐसे निकाला कि पहले ट्रायंगल का एरिया हमने हेरोन्स फॉर्मूला के माध्यम से निकाला, और फिर उसका एरिया निकालने के बाद उस एरिया को हमने बराबर कर दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। 126 बराबर हाफ इंटू 13 इंटू एडी। 126 बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 13 इंटू एडी के, और यहां से हम एडी का मान निकाल पाएंगे। क्लियर है दोस्तों, बताइए आगे बढ़े हम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे क्या कहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन है कि ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी नाम का। एबी का मान है, बीसी का मान है, सीडी का मान है, एडी का मान है। यदि डीएबी का मान 90 है तो एरिया पूछा गया है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन का 2D, और 2D में हमें सिर्फ निकालना होता है एरिया। समझ में आ गई बात, यहाँ पे एरिया के बारे में ही जिक्र होती है, इससे ज्यादा कोई जिक्र होती नहीं है। तो सवाल में हमसे ये भी कहा है कि एक आपका जो एंगल है, जैसे मानो क्वाड्रिलेटरल बनाया तो है, लेकिन एक डीएबी एंगल यानी एंगल ए जो है वो कितना है, 90 है। यानी जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा कुछ इस प्रकार हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। मानो इस प्रकार का हमारा जो है वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जिसमें एक एंगल 90 होगा। देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए, बी, सी और डी, और सवाल में हमसे कहा गया है कि डीएबी का मान 90 है, तो हमने डीएबी का मान को 90 कर दिया है। ठीक, उसके बाद हमसे कहा गया है एबी का मान कितना है, तो एबी का मान 40 है। बीसी का मान कितना है, तो 15 है। सीडी का मान कितना है बताओ, तो 28 है। और एडी का मान कितना है बता दो, तो बोलोगे सर एडी का मान हमारा 9 है। अब बहुत बच्चों को क्या लग रहा होगा, सर सीधा चतुर्भुज पे पहुंच गए। ठीक है, यहां पर त्रिभुज पढ़ा रहे थे, चतुर्भुज पे पहुंच गए। ट्रायंगल पढ़ा रहे थे यहाँ पे, और कहां पहुंच गए, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर पहुंच गए। तो भाई ये क्वाड्रिलेटरल का सवाल नहीं है। अगर बात करोगे यहाँ पर, तो ये क्वाड्रिलेटरल का बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है। और ट्रायंगल का क्वेश्चन कब बन जाता है, जब आप इसको दो भागों में बांट देते हो। जैसे जब आप इसके डायगोनल को ऐसे भाग कर दो, दो भागों में बांट दो आप इसको दो भागों में, तो ये कैसा क्वेश्चन बन जाएगा, फिर ये दो बराबर ट्रायंगल में बढ़ जाएगा। यानी अगर मुझे पूरा का पूरा इस पॉलीगन का यानी पूरे के पूरे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए मुझे नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रहे, नीचे वाले का एरिया पता है, ऊपर वाले का पता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिस स्टूडेंट को पता है उसके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा, और जिसको ट्रिपलेट नहीं पता मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर 9 है और बेस हमारा 40 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, तो बोलोगे सर 41 होगा। सर कितना होगा, तो 41 होगा। यानी 9, 40, 41 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट ट्रिपलेट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस वाले साइड की मान कितनी हो जाएगी, तो इस वाले साइड की मान 41 हो जाएगी। अब यहाँ पर जब हम 41 लिखेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, आप मुझे बताओ कि क्या ट्रायंगल एबीडी का एरिया आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो हाँ भाई साहब बिल्कुल, इसका परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। यानी अगर हम बात करते हैं पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल किसके एरिया के बारे में, एबीसीडी के बारे में, तो एबीसीडी का जो एरिया होगा वो होगा ट्रायंगल ऑफ ए बी डी प्लस ट्रायंगल ऑफ बीसीडी। ठीक है, बीसीडी। अगर हम एबीडी के एरिया की बात करें, तो एबीडी का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो हाफ इंटू बेस कितना है 40 है, और इंटू हाइट कितना है, तो 9 है, तो 9 लिख देंगे, प्लस बीसीडी। बीसीडी ये कैसा ट्रायंगल बना रहा है, तो ये कैसा ट्रायंगल बना रहा है जिसके बारे में ज्यादा जिक्र ही नहीं है। ठीक है, साइड के बारे में अंदाजा लेकर पता ही नहीं लग पा रहा कि ये ट्रिपलेट होगा भी या नहीं, तो हम कहते हैं ये एक स्केलेन ट्रायंगल है। अगर स्केलेन ट्रायंगल है, तो अभी आपको बताया था कि कोई भी त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, जब उसके तीनों साइडों का अलग अलग मान हो, तो हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एरिया निकालते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर यहां हम सेमी पेरीमीटर निकालें, ठीक है, थोड़ा साइड में हम चलते हैं और सेमी पेरीमीटर निकालते हैं किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल। किस ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल बीसीडी की बात करेंगे, बीसीडी में। तो बीसीडी में जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा, 15, 41 और 28 को जोड़ के आधा कर दो। तो बोलोगे सर 15, 41 और 28 को जोड़िए और क्या कर दीजिए सर, आधा कर दीजिए। 40, 10, 50, 50 और 56। ठीक है,
50 5 56, 56 का आधा कितना होगा 28, 28 और 4 32 10 42, यानी कितना आ जाएगा पेरीमीटर 42 आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। आप जोड़कर देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। जब आप जोड़ेंगे देखो 8 1 9 9 5 14, 4 2 6 1 7 1 8, 84 का आधा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो निकाल दिया, सेमी पेरीमीटर निकाल दिया। तो एरिया भी निकालो, किसका निकालो एरिया, तो एरिया निकालो बीसीडी का। अभी पीछे एरिया निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं, तो S यानी S का मान कितना है 42, S इंटू S माइनस ए, 42 में से 15 को घटा दो, तो 42 में से 15 को घटाओगे तो कितना आएगा 27 5 32 10 42, 27 आएगा। 42 में से 41 को घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा, और 42 में से 28 को घटाओगे तो कितना आएगा 14 आएगा। 28 4 32 10 42। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, तो 42 को और कैसे तोड़ सकते हो आप, तो बोलोगे सर 14 इंटू 3 है, और 27 को कैसे तोड़ोगे, तो 3 इंटू 9 है, और फिर यहाँ पर 14 को तोड़ दो। 14 दो बार आया है, 14 दो बार आया है तो एक बार रूट के बाहर आ जाएगा, 3 दो बार आया है तो एक बार आ जाएगा, 9 का रूट कितना होगा 3 होगा। तो बोलोगे सर 14 इंटू 3 42, और 42 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और 4 3 के 12, 126 आ जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा 126। नहीं है तो आप ऐसे देख लो, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 चौके 36 का 6 हाथ में 3 9 कम नहीं, और 3 12, 126 एरिया आ गया। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि एबीडी का एरिया इतना हो गया और बीसीडी का एरिया कितना हो गया, तो 126 हो गया। अब आप यहां पर देखो 2 से काटोगे तो 20 बार में, यानी बोलोगे सर 180 जमा 126, 180 और 120 300 बना देगा, और 306 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा यहाँ पर कि आपसे बोला तो था क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का, लेकिन असल में ये क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल के ऊपर नहीं था। ये जो क्वेश्चन था ट्रायंगल के ऊपर था, जहां पर एक ट्रायंगल को हमने 2 भागों में बांट दिया है। ये सवाल हमने ज्योमेट्री में आपको करवाया है, ठीक है, और यही सवाल दोबारा से हमने आपको मेंसुरेशन में करवा दिया, ताकि आपका एक बार रिविजन हो सके, आप कंसेप्ट को समझ सके। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, पहले मुझे बताओ एग्जाम्पल नंबर 2 में किसी को कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई दुख है, बताओ पहले। क्या हर किसी को समझ में आया ये बात? एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर हुआ? चलो आ जाओ, नहीं है किसी को कोई भी डाउट। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 भी देखो ट्रायंगल के ऊपर ही आधारित है, लेकिन आपको क्या लगेगा कि नहीं यार ये ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं, ये तो ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है। कैसे? कहा गया एक ट्रेपीजियम एबीसीडी है, एबी जो है वो सीडी के पैरेलल है, एबी का मान दे दिया, बीसी का मान दे दिया, सीडी का मान दे दिया, एडी का मान दे दिया, और पूरे ट्रेपीजियम का एरिया आपसे पूछ लिया। ठीक, अब यहां पर कोई बालक सोचेगा तो बोलेगा सर ये तो ट्रेपीजियम का क्वेश्चन आ गया, लेकिन जब बनाओगे तो पता चलेगा कि ट्रेपीजियम है कि ट्रायंगल है, और क्या है क्या नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी बातें रिवाइज करवा रहे हैं। इतना धाकड़ लेवल का ज्योमेट्री करने के बाद मेंसुरेशन में तो और मजा आएगा। ठीक है, जिसने ज्योमेट्री ढंग की पढ़ रखी है उसका मेंसुरेशन और खतरनाक होने वाला है, इस बात को समझ लो। तो सवाल में कहा है एबीसीडी, तो यहां पर हमने कहा ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। सवाल में AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो आप देखो AB जो हो गया वो हमारे DC के पैरेलल हो गया। AB का मान सवाल में 25 दे रखा है, और BC का मान सवाल में 14 दे रखा है, CD का मान सवाल में कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और AD का मान हमारा 13 दे रखा है। सभी का मान दे रखा है, और हमसे क्या बोला है, तो हमसे बोला है कि इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया बता दो। अब यहाँ पर इस बात को हमें समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से, क्या कि भाई एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा मुझे बता दो। समलंब चतुर्भुज का एरिया, तो समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। कुछ याद आ रहा है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन यहां पर जो है, ठीक है, यहां पर तो हमें इनके बीच की दूरी ही नहीं पता है। ये जो बीच में दूरी होती है, हमें ये हाइट का ही पता नहीं कि ये हाइट कितना है। हाइट कैसे निकालते हैं? यहां से निकालते हैं। ये हाइट अगर पता होता तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड लगा देते और डिस्टेंस बिटवीन देम कह देते, तो एरिया निकल जाता। अब अगर यहां पर हाइट नहीं पता है तो हाइट कैसे निकालेंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हाइट निकालिए बैठ के। ठीक है, हाइट निकालने के लिए भी हमने आपको ये ट्रेपीजियम जब पढ़ा रहे थे तभी क्वेश्चन कराया था कि ऐसे सवालों में हाइट कैसे निकालते हैं। आप मान लीजिए अपने तरफ से कोई भी मनगढ़ंत यहाँ पर कि एक आपका जो है एक्स नाम का ये हाइट है। ठीक, एक्स नाम का क्या मान लीजिए यहाँ पे,
जैसे मानिए आपने यहाँ से कोई लाइन बनाया, इसकी हाइट डाल दो, और यहाँ से भी वही लाइन बनाओ और यहाँ पर इसकी हाइट डाल दो। ठीक, कोई परेशानी की बात यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे, जैसे मानो आप जब ये हाइट डालोगे तो इसकी हाइट x बोलोगे, तो अगर ये x है तो ये भी हमारा x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो DC है वो कितना है? 10 है, तो यहाँ पर ये भी 10 होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे हाँ सर ये भी 10 होगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? 15 आएगा मेरे भाई। ठीक है, दोबारा से सुन लो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि पूरा का पूरा मान जो है वो 25 है, और उस 25 में यहां से लेकर यहां तक 10 है। क्यों? क्योंकि जब 90 बना देंगे, ये भी 90, तो ये एक स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बन जाएगा, जिसकी एक भुजा यहाँ पर 10 है, तो ये वाली भुजा भी इसकी क्या कहलाएगी? 10 कहलाएगी। ठीक है, ये वाली भुजा भी क्या कहलाएगी? 10 कहलाएगी। यानी आप यहाँ पर अगर इस पॉइंट को मानो यहाँ पर किस में काटता है? ABCD E पे काट रहा है और F पे काट रहा है, तो हमें यहाँ पर ये पता है कि ये पूरा 25 है, जिसमें ये जनाब 10 है, तो इन दोनों का जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा? 15 आएगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि AE जमा FB जो है वो कितना आएगा? तो 15 आएगा। AE प्लस FB कितना आएगा? तो 15 आएगा यहाँ पे। अब इसका 15 का मान कैसे निकालेंगे? तो AE का मान कैसे निकलेगा मुझे बताओ। तो AE का मान बोलोगे सर 13 के स्क्वायर से x के स्क्वायर को घटा दीजिए। ठीक है, तो रूट अंडर हो जाएगा हमारा 13 माइनस x का होल स्क्वायर। और साथ में बात करते हैं FB का मान कैसे निकालेंगे। तो 14 के स्क्वायर में से x के स्क्वायर को घटा दीजिए, 14 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 15 के आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू होगी। क्या हम इसी तरीके से इस सवाल को कर पाएंगे? हमारे पास कोई और मेथड भी होगा? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि इसके अलावा कोई और मेथड भी हो सकता है इस सवाल को हल करने का? बताओ चलो। इसके अलावा क्या कोई और तरीका है? सर प्लीज से माय नेम, आज फर्स्ट लाइव में लाइव देख रहा हूं। क्या बात है आलोक भाई, बहुत अच्छा है। चलो आपका नाम ले लिया और बोलो। बताओ, मैं आप लोगों से अप्रोच जानना चाहता हूं कि क्या आप किसी और तरीके से लगा सकते हैं? लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे बताओ, बताओ। कोई कह रहा है सर ट्रिपलेट लगा लो भाई। ट्रिपलेट लगाओगे तो कैसे लगाओगे बताओ? 5 12 13 का ट्रिपलेट लगता है? चलो एक काम करो, अगर मानो हम यहाँ पर ट्रिपलेट का उपयोग करते हैं, मानो यहाँ पर इसका उपयोग नहीं करते हैं, अगर मानिए हम यहाँ पर ट्रिपलेट का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें पता है अगर यहाँ 13 है तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। यानी अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको 5 लेते हैं तो हमारा x का वैल्यू 12 आएगा, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, अगर ये जनाब 12 है तो ये भी 12 होंगे, तो 14 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटा दो, यानी 196 में से 144 को आप घटा दो। 6 से 4 2 गया, 9 से 4 5 गया, 52। अब जो 52 होगा उसका रूट लगाओगे तो क्या 52 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। और 10 5 15 है, तो इसको कम से कम कितना आना चाहिए था? 10 आना चाहिए था। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मानो 5 12 13 का ही अगर हम यहाँ से ट्रिपलेट उठाते हैं और 5 12 13 के ही ट्रिपलेट को अगर हम लगाते हैं, तो दूसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है इस ट्रिपलेट को लगाने का कि हम यहाँ पर इस वैल्यू को कितना माने? 5 माने। ठीक है, अगर ये वैल्यू 5 हो गई हमारी, तो ये हमारी 12 हो जाएगी कि 5 12 13, तो 12 और 10 22 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। क्या 3 और 5 का ट्रिपलेट जो है वो 14 बनाता है? नहीं बनाता है। नहीं बनाता है तो कैसे करेंगे मुझे ये बताओ। क्या आप इसको 2 ट्रायंगल में बांट के कर सकते हो? ठीक है, क्या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आपने इसको 2 अलग अलग ट्रायंगल में बांट दिया और ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया? लेकिन वो तब निकालोगे ना जब आपको इसका डायगोनल पता होगा। अगर आपको डायगोनल ही नहीं पता होगा तो आप एरिया कैसे निकालोगे बताओ? यहाँ पे
मुश्किल है, यानी मुश्किल है तो हमें अपने बेसिक से चलना पड़ेगा। हर पॉसिबिलिटी को ढूंढने की कोशिश करो जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप बोलोगे नहीं सर, हम सीधा का सीधा ए का मान निकालते हैं और बी एफ का मान निकालते हैं और दोनों को किसके बराबर करते हैं, 15 के बराबर, यानी 13 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को हल करो, आपको दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मानो आप यहां पर स्क्वायर करोगे तो यहां पर x की वैल्यू तब आपकी आएगी, और x की वैल्यू आएगी तो उसके बाद आप क्या निकाल पाओगे, x की वैल्यू के बाद आप यहां पर एरिया निकाल पाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहां पर थोड़ा सा देखो, सवाल में वापस से देख लेते हैं कि एबीसीडी हमारा ट्रेपीजियम है, एबी और डीसी जो है वो पैरेलल है। एबी का मान हमारा कितना दे रखा है दोस्त, 25 दे रखा है। बीसी का मान हमारा 14 दे रखा है। सीडी का मान जो है वो हमारा 10 दे रखा है। ठीक है, और एडी का मान हमारा 13 दे रखा है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर हम खुद ट्राई करेंगे। ट्राई करो, चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो, दिमाग दौड़ाओ। इतना ज्योमेट्री पढ़ा दिया है और इतना ज्योमेट्री पढ़ाने के बाद भी मैंने आपके सामने लिख भी दिया है कि आपको करना कैसे है। मैंने आपके सामने बकायदा लिख भी दिया है कि आपको करना कैसे। अगर आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू लेके आ रहे हो तो वो भी लेकर आओ। पूरा का पूरा पढ़ाया है दोस्त, आपको पूरा पढ़ाया है। चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टफ है क्वेश्चन। अभी तो शुरुआत है दोस्त। मेंसुरेशन की शीट देखी है आपने, देखी है ना, तो बस सोचो हम कहां तक जाने वाले हैं। आपके पेपर में ये सभी चीजें आती हैं। अभी तो थर्ड एग्जांपल है सिर्फ आपके शीट का ही है। आ गया, चलो सारे दिमाग लगा ली। अब यहां पर देखो, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था। अगर आपको हाइट वाइट कुछ भी नहीं निकालना तो आप इन सभी चीजों को भूल भाल के अपना भूला बिसरा याद एकदम भुला दो और समझो कि क्या ट्रेपीजियम है, क्या कुछ है, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ 2 बातों को फोकस करना है और हमें बस वही आता है। 2 बातों को क्या फोकस करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, आप सिंपल फोकस करो कि ये आपका एक ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम में क्या है, तो साइड बोला गया है एबीसीडी, तो आप इस साइड को भी मान के चलो। ये आपका साइड ए है, बी है और सी है और डी हो गया। एबीसीडी हो गया। एबी जो है वो सीडी के पैरेलल है। एबी का मान कितना है, तो 25 दिया गया है। बीसी का मान कितना है, 14 दिया गया है। सीडी का मान कितना है, 10 दिया गया है। और एडी का मान हमारा 13 दिया गया है। आप लोगों को अभी ट्रायंगल से संबंधित मैंने एरिया बताया। अगर आप लोगों को पता होगा तो अभी मैंने कहा था कि अगर हमारा ट्रायंगल में एरिया बोलता है तो हम हिरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। और जब हम आपको डेरिवेशन बता रहे थे, मतलब जब हम आपको फॉर्मूला बता रहे थे, तब हमने एक और बात कहा था कि ट्रायंगल के लिए 3 साइड है तो एबीसी लगा दोगे, लेकिन अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आएगा तो उसमें 4 साइडें हो जाएंगी। जैसे हिरोन्स फॉर्मूला दोनों के लिए कैसे लिखते हैं वो समझो। आपके सामने मान लीजिए कि एक आ गया आपका ये ट्रायंगल, ठीक, और दूसरा आपका क्या आ गया दोस्त, दूसरा आ गया आपका मानो ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल। ठीक, ट्रायंगल में कितने साइड होती हैं वो देखो, तो बोलोगे सर ट्रायंगल में साइड हो गया ए, बी और सी, और यहां पर साइड हो गया मानो ए, बी, सी और डी। ये क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ट्रेपीजियम भी हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, काइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोस्केलस भी हो सकता है, कुछ भी। फॉर्मूला दोनों का एरिया निकालने का सेम रहेगा, वो रहेगा हिरोन्स फॉर्मूला। यहां पर जब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर देंगे। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप का आधा। और उसके बाद अगर हमें इनका एरिया निकालना है तो हम कहते हैं सर रूट लगा दीजिए एस को, ठीक है, सेमी पेरीमीटर इंटू एस माइनस ए हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
ठीक, यहां पर 3 साइडें हैं तो 3 साइडों के लिए लगा दिया। उसी तरीके से जब आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे तो उसके सेमी पेरीमीटर को क्या कहेंगे, बोलेंगे सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बट्टे में कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब यहां पर जब इसका एरिया निकालना है तो क्या बोलेंगे, इसका एरिया हो जाएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है, s माइनस सी यहाँ पे, और उसके बाद हो जाएगा s माइनस डी। ये 4 पॉइंट हमारे हो जाएंगे जिसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रायंगल के लिए हमारा हेरोन्स फॉर्मूला सिर्फ सी तक जाता है, लेकिन जब क्वाड्रिलेटरल की बात आती है तो वो डी तक जाता है। यानी सवाल में हमें बिना मेजरमेंट के भी अगर हम चाहते तो हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे। हम सिंपल का सिंपल हेरोन्स फॉर्मूला से इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो बोलते कि सर 25 जमा 14 जमा 10 और जमा 13, बट्टा कितना करना है, आधा। 25 और 4 कितना हो गया, ठीक है 39 और 3 हमारा हो गया 42 और 20 कितना हो गया, 62 का आधा कितना हो गया, 31 हो गया। यानी इसका आधा कितना आएगा, 31 आएगा। आप देखो 20 30 40 50, ठीक है, 50 और 5 4 9 3 12, यानी 62 हो गया। ठीक, 62 का आधा कितना हो गया, 31 हो गया। अब हम इसके एरिया के बारे में बात करते हैं दोस्त, एरिया कितना होगा। तो एरिया में लिखेंगे s हो जाएगा, ठीक है, 31 में से 25 को घटाओ तो 6 आएगा, 31 में से 14 को घटाओगे तो बोलोगे 27 आ जाएगा, सॉरी 17 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यहाँ पे 17 और 14 31 हो गया। 31 में से 10 को घटाओ तो हमारा जो है वो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 31 में से 10 को घटाओगे तो 21 आ जाएगा, और 31 में से 13 को घटा दो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक, कोई समस्या की बात यहाँ पे। अब इसको देखो, क्या आप इसको किसी नंबर में तोड़ पा रहे हो? अगर तोड़ पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तोड़ पा रहे तो समझना पड़ेगा। दोबारा से देख लो, 31 लिखा, 31 में से 25 को घटा दिया तो 6 आ गया, 31 में से 14 को घटा दिया, 14 7 21 10 31 आ गया, 31 में से 10 को घटा दिया 21 आ गया, 31 में से 13 को घटा दिया 18 आ गया। अब यहाँ पर आप देखो तो 31 जो है वो प्राइम नंबर है, 31 किसी में टूटेगा नहीं, तो 31 को 31 रहने दो। 6 को हम तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं, 2 × 3 में तोड़ सकते हैं। 17 भी एक प्राइम नंबर है, वो भी नहीं टूटेगा, रहने दो। 21 जो है वो टूट जाएगा, 3 × 7 में टूट सकता है। किस में टूटेगा, 3 × 7 में। देखते हैं क्या तोड़ने का कोई फायदा है, 3 × 7 में। और 18 जो है वो भी टूट सकता है 2 × 9 में। अब यहाँ पर जो संख्या रूट से बाहर आ जाएगी उसको रूट से बाहर निकाल देंगे। 2 एक बार यहाँ पर है, 2 एक बार यहाँ पर है, यानी 2 एक ही बार आएगा। 3 जो है वो 2 बार है, तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा। 9 का मतलब होता है 3, ठीक है, 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। अब अंदर क्या हो गया, तो अंदर बच गया हमारा 31, और क्या बच गया 17, और क्या बच गया दोस्त हमारा 7। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18। अगर आप डिटेल में बोलोगे तो 18, और रूट के अंदर कितना आ जाएगा, तो 7 × 17 × 31। आप गुना कर लो, 7 × 17 × 31 यहाँ पे, तो गुना करो तो 7 7 49, ठीक है, 119। और 119 को किससे गुना करना है, 119 को हमें 31 के साथ गुना करना है। 119 का एक बार में 119 का 9 11 हाथ में, 119 का 3 गुना 357 358 368 3689 आ जाएगा। तो बोलेंगे सर 18 √ 3689 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा फिक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर था, 18 √ 3689 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप अगर सोचते कि पहले हम हाइट निकालेंगे, फिर हाइट निकालने के बाद फिर हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, वो दुनिया का सबसे गंदा काम होता है यहाँ पे। ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं 2D, और 2D में हम आपको पढ़ा रहे हैं कि एरिया निकालते कैसे हैं। ऐसा तो है नहीं ये सवाल हमारा आउट ऑफ द बॉक्स का क्वेश्चन है। कितना साधारण क्वेश्चन है बताइए। ये आपके एमटीएस से लेकर सीजीएल के मेंस तक पूछा जा सकता है। सिंपल बात कहा गया है कि एक समलंब चतुर्भुज है, उसकी 4 भुजाएं दी गई हैं, क्षेत्रफल निकालो। इससे आसान क्वेश्चन आपका एग्जामिनर और कुछ आपके पेपर में पूछ सकता है। लेकिन हाँ, जिस साइड का इस्तेमाल यहाँ किया गया है वो ऐसी साइड है जिसपे आप ट्रिपलेट नहीं बता सकते। जिस पे आप ट्रिपलेट नहीं बना सकते तो फिर आपको एरिया निकालना ही पड़ेगा। अब सोचो कि सर टफ लेवल है, तो इसमें क्या टफ है? कुछ भी टफ तो नहीं है। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड देके मैं आपसे एरिया पूछ रहा हूं, क्या टफ है बताओ। दूसरा बात, अगर हम किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना चाहते हैं तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करेंगे। आपके शीट में कैसे दिया गया है देखो, आपके शीट में सबसे पहले मैंने बताया है, क्या बताया है, सबसे पहले मैंने कहा है ट्रायंगल में एरिया कैसे निकालते हैं। तो ट्रायंगल में एरिया जो हो गया वो देखो, यहाँ पर एरिया का इस्तेमाल हम निकालते हैं तो हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकालते हैं। फिर शीट में जब हमने कंटेंट बनाया तो हमने कहा कि बच्चे को अगर हम सिर्फ ट्रायंगल का क्वेश्चन देंगे तो वो तो सोचेगा कि यार ये हेरोन्स फॉर्मूला जो है, जो यहाँ पर
पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये तो हेरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल पर ही अप्लाइड होगा। तब हमने कहा नहीं, ट्रायंगल का क्वेश्चन मत डालो, इसको क्वाड्रिलेटरल का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में डालो, ताकि ये बच्चा सोच पाए कि यार जब एक ऐसा नॉर्मल का क्वेश्चन आ रहा है तो हम यहां बना पा रहे हैं हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। दूसरा क्वेश्चन भी आया तो यहां भी हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, लेकिन इस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल था, ट्रायंगल नहीं था, लेकिन अप्लाई क्या हुआ था, हेरोन्स फॉर्मूला। यानी अभी जो आप पढ़ रहे हो वो हेरोन्स फॉर्मूला के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हो कि हेरोन्स फॉर्मूला को कहां कहां पर अप्लाई किया जाता है। एक ट्रायंगल के अंदर किया जाता है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हो गया यहां पर। उसी तरीके से बेशक ये सवाल था तो ट्रेपीजियम का, लेकिन अप्लाई यहां पर क्या हो रहा था, अप्लाई यहां पर हेरोन्स फॉर्मूला हो रहा था। तो एप्लीकेशंस जानने हमें, यहां पर एप्लीकेशंस जान गए तो फिर क्लियर हो जाएगा। यानी अब आपको क्लियर हो गया कि हेरोन्स फॉर्मूला के माध्यम से एरिया को कैसे निकालते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। यानी अब जो एग्जांपल्स होंगे हमारे इसी एग्जाम्पल के ऊपर होंगे, ठीक है। ये हाइट क्या होगा, तो वो वाला हाइट होगा जिसके ऊपर बेस है। ऐसा नहीं है कि आप हाइट इसका ले लो और बेस ये ले लो, या हाइट इसका ले लो और बेस इसका ले लो, नहीं। हाइट का मान यहां वही लेंगे जो हाइट जिस बेस के ऊपर खड़ा है, मतलब ये जो बिल्डिंग है जिस पर खड़ा है तो वही बेस हो जाएगा और ये उसका हाइट हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर के एग्जाम्पल को, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल को देखिए क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल आपसे कहा गया है कि यदि एडी का मान 10 सेंटीमीटर है, बीसी का मान हमने आपसे 24 सेंटीमीटर कहा, ठीक है। देखते चलिए, एडी का मान कितना कहा गया है, तो एडी का मान हमारा 10 कहा गया है, बीसी का मान हमारा 24 कहा गया है। उसके बाद हमसे एसी के मान को कहा गया है कि एसी का मान 20 है, तो आप हमें बीई का मान बताओ। यानी यही ट्रायंगल है, इसका एक बेस दिया है, एक हाइट दिया है, दूसरा बेस दिया और उसका हाइट पूछा है। कितना आसान है। यानी हमें यहां पता चल गया कि हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और उसके माध्यम से दूसरे वाले त्रिभुज का क्या निकालेंगे, तो यहां पर हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसका जो एरिया होगा एबीसी का वो क्या होगा, तो बोलोगे सर हाफ इंटू बेस कितना है दोस्त, तो बोलोगे सर 24 है, और हाइट कितना है, तो हाइट यहां पर देखो एडी का मान कितना हो जाएगा 10। क्या यही एरिया बराबर होगा दूसरे वाले साइड को भी लेने पे, तो बोलोगे हाँ सर, यानी हाफ इंटू जो बेस है वो कितना है, तो बोलोगे सर बेस हमारा 20 हो गया, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी हो गई यहां पर, तो इसकी हाइट हमारी 10 हो गई। यानी जो बेस हम लेंगे, अगर हम बेस 24 ले रहे हैं तो उसका हाइट 10 लेंगे, अगर हम बेस 20 ले रहे हैं तो उसका हाइट हम क्या लेंगे, ठीक है, उसका हाइट हम बीई लेंगे, 10 नहीं लेंगे यहां पर, बीई लेंगे। क्या लेंगे यहां पर दोस्त, बीई लेंगे। हाफ से आपका हाफ खत्म हो जाएगा, 0 से आपका 0 खत्म, 2 से कट जाएगा तो 12 बार में, तो आप बोलोगे सर बीई का मान कितना आ गया, सर 12 आ गया। 12 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार विश्वजीत भाई। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। एग्जांपल नंबर 2 इसके ऊपर है कि दो ट्रायंगल का एरिया जो है वो 16 और 25 के अनुपात में है, उनके एल्टीट्यूड का अनुपात 5:4 है, तो उनके करस्पॉन्डिंग बेस का अनुपात बताओ, बेस का अनुपात कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस सवाल को करने के लिए दो तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के ही मेथड पर है। मॉक टेस्ट का पूछा हुआ सवाल है और आपके प्रीवियस ईयर में ही बहुत बार आया हुआ है कि एरिया का रेशियो आपको दे देता है और बेस का रेशियो दे देता है और उसके आधार पर आपसे पूछता है बताओ एल्टीट्यूड का क्या होगा। अगर आप इसको परसेंटेज के मेथड से सॉल्व करोगे, परसेंटेज में जब मैंने पढ़ाया था वहां पर सॉल्व करोगे, तो क्या बोलोगे, मानो यहां पर ये बेस का रेशियो है, ये आपका हाइट का रेशियो है और नीचे क्या दिया गया है, नीचे आपको एरिया का रेशियो दिया गया है। याद करो, लेंथ का दिया है, ब्रेथ का दिया है और एरिया पूछा है। परसेंटेज में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। लंबाई का अनुपात ये रहा, चौड़ाई का अनुपात ये रहा और एरिया का अनुपात ये रहा, तो हम वहां पर चौड़ाई का अनुपात कैसे निकालते थे, जब लंबाई दिया गया होता था। तो कोई बात नहीं, यहां पर देखो उनके एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट का मान कितना है 5:4 है, हाइट का मान कितना है 5:4 है। तो हाइट को यहां ऊपर लिख लेते हैं और बेस नहीं दिया है, तो हाइट का अनुपात कितना दिया गया, तो 5:4, तो 5:4 बोलो। एरिया की बात करते हैं तो एरिया का अनुपात कितना दिया गया है, 16:25 दिया गया है, 16:25 दिया गया है और उनके बेस का अनुपात पूछा है। अब यहां पर अगर परसेंटेज में आपको पढ़ाया था तो याद होगा कि जब हमारा एक प्रोडक्ट दिया है और दूसरा नहीं दिया है और दोनों का प्रोडक्ट दिया है तो कैसे निकालेंगे। याद था, लंबाई का अनुपात हो गया, चौड़ाई गायब है और क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। कैसे निकालते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 16 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 64 आएगा और 25 को 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 और यही रेशियो हो जाएगा उनका करस्पॉन्डिंग बेस का, यानी 64:125।
64:125। समझ में आ गई बात यहाँ पे? 64:125 जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर उनका बेस का रेशियो। ठीक है। और अगर आप यहां पर मेंसुरेशन में बाई फॉर्मूला जाने की कोशिश करोगे और बोलोगे ना सर हम तो बाई फॉर्मूला जाएंगे, हमको इतना नहीं आता है, परसेंटेज में हालांकि पढ़ा रखा है, तो आप बोलोगे सर देखो एरिया का रेशियो कितना है, बताइए सर एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ 2 का रेशियो कितना है सर? तो बोलेंगे सर एरिया का रेशियो हमारा 16/25 है, तो 16/25। एरिया क्या होता है सर? तो एरिया बोलेंगे सर हाफ इंटू B1 इंटू H1, पहले वाले का बेस, और यहां पर बोलेंगे सर हाफ इंटू दूसरे वाले का बेस और उसका क्या हो जाएगा हाइट। कितना हो जाएगा? तो 16/25 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हाफ से हाफ कट जाएगा। पहले वाले का बेस और दूसरे वाले का बेस नहीं दे रखा, लेकिन पहले वाले का हाइट और दूसरे वाले का हाइट जरूर दे रखा है। तो B1 और उसका हाइट कितना दे रखा है? तो उसका हाइट हमारा 5 दे रखा है। दूसरा हमारा हो गया B2 और B2 का दूसरा हाइट कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, बराबर हो जाएगा 16/25 में। जब आप यहां से हल करेंगे तो बोलेंगे सर B1/B2 कितना आएगा? तो 4 इंटू 16 हमारा 64 आ जाएगा, और 25 इंटू 5 125 आ जाएगा। बेस का अनुपात जो होगा 64:125, और यहाँ भी 64:125। तो आप मुझे बताओ आपको कौन सा मेथड लगा बेस्ट? आपको ये वाला मेथड बेस्ट लगा कि नहीं लगा? बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि हाइट का रेशियो का उल्टा कर दो बेस हो जाएगा। महामूर्ख इंसान हो आप। वो तब करोगे ना जब एरिया सेम होगा। एरिया सेम है ही नहीं। अगर ये भी 16 और ये भी 16 रहता तो 5:4 अगर हाइट है तो 4:5 बेस हो जाता। जब एरिया सेम नहीं है तो कैसे आप बेस को और हाइट को उल्टा कर दोगे एक दूसरे के? नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहां पे नहीं कर सकते हैं। आप वाला इस वाले में भी सवाल में सेम तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहां पर भी रेशियो का मेथड अप्लाई करोगे तो यहां पर भी रेशियो का मेथड अप्लाई कर सकते हो। रेशियो मेथड में आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर दो चीजें होती हैं, बेस होता है और हाइट होता है। आप इस वाले ट्रायंगल में बकायदा ये बात कह सकते हो कि सर एक ही ट्रायंगल है, उसका एरिया जो आएगा वो दोनों से समान आएगा। तो एक बार जरा इसका बेस का रेशियो देखो, तो बेस कितना है? 24 और 20 है। तो इसके बेस का रेशियो जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 24:20। 24:20 का मतलब 6:5 हो जाएगा। अगर यहां बेस 6:5 है तो यहां पर आप हाइट इसको कह सकते हो कि सर इसका हाइट जो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा? 5:6। 5 का मान 10 दे रखा है तो 6 का मान कितना होगा? देखो सवाल में 5 वाले का मान कितना दे रखा है? 10। जिसका बेस 24 है, जिसका बेस 24 है उसका जो है यहां पर जिसका बेस 24 है उसका हाइट 10 दे रखा है, तो जिसका बेस 20 है उसका हाइट कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, उसका हाइट कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। यहां पर हम ऐसा क्यों कर पाए? बेस का उल्टा हाइट इसीलिए कर पाए क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया दोनों तरीके से निकालोगे सेम आएगा, लेकिन यहां पर इस ट्रायंगल का एरिया सेम नहीं है। उन्होंने कहा एरिया का रेशियो इतना है। अगर एरिया का रेशियो इतना है, अगर ये 1:1 होता तो 5:4 का उल्टा 4:5 हो जाता, लेकिन यहां पर रेशियो बराबर नहीं है, इस वजह से हमने इसको उल्टा कर दिया। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, इसी सवाल को आप यहां उल्टा अनुपात कर भी कर सकते थे कि बेस का अनुपात 6 और 5 का है तो हाइट का अनुपात 5 और 6 का हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस सवाल को चाहते तो आप अपने कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हो, या जो परसेंटेज में बताया था आप उस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ उसके बाद बात करते हैं एरिया निकालने का तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या होता है? आपको पता होगा एरिया निकालने के लिए अभी मैंने बताया था कि आपको अगर कोई बीच का कोई कोण दिया गया होगा तो आप कैसे निकालोगे? हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू साइन ऑफ एंगल बी, या सी दिया गया होगा तो हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल। मतलब अगर हमें कोई भी दो साइड दिया और इसके बीच का एंगल दिया है तो एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होता है। जो भी दो साइड दी गई होंगी वो लिखेंगे। जैसे यहां पर लिखा हाफ, फिर बी को स्थान पर बी लिखा, सी के स्थान पर सी लिखा, और इन दोनों के बीच में कौन है? एंगल ए है, तो साइन ऑफ एंगल ए लिखा। जो भी आप दो साइड लेते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। तो समझ में आ गया बात यहां पे? चलो आ जाओ। मजा आ रहा है सर? चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो सिंपल पता है क्या है? अगर मैं आपको बोलूं ना, देखो छोटी सी बात है। एक बच्चा कहता है सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। क्या कंफ्यूज हो गया भाई? सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूं।
ठीक है, आप मेरी बात को समझना। आपसे जैसे ये वाला सवाल था, एग्जाम्पल नंबर 1 था, आप यहाँ कंफ्यूज क्यों हुए? आपको कंफ्यूज होना ही नहीं था। आप अगर सिंपल से बात को समझिए तो आपको सवाल में, जैसे मानिए एग्जाम्पल नंबर 1 था, इसको आपको ऐसे समझाया, इसमें कोई दिक्कत आया नहीं आया। जब हमने वो वाली बातें कही तो आपको प्रॉब्लम आ गया। एक बात बताओ, एक ट्रायंगल का एरिया आप इसको आधार मानो, इसको हाइट मानो, तो भी उतना ही आएगा। जब आप ये आधार मानोगे ये हाइट होगी, या जब आप ये आधार मानोगे ये हाइट होगी। यानी इस वाले केस में आपका एरिया जो है वो समान है। आपका एरिया क्या है दोस्त? समान है। जब आपका एरिया समान है तो आप यहां पर कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे कि देखो इनके बेस का अनुपात, यानी BC कितना है? 24 है, और AC कितना है? 20 है। तो इनके बेस का अनुपात 24 और 20 है, यानी 6:5 है। बेस का अनुपात 6:5 है। जब एरिया बराबर होता है, जब एरिया बराबर होता है तो बेस को हम क्या कर देते हैं? बेस का उल्टा हाइट हो जाता है। यानी 6 और 5 के अनुपात में है तो हाइट इसका उल्टा 5:6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस 5 वाले की कुछ तो वैल्यू दी गई होगी। ये 5 क्या है? तो उस वाले ट्रायंगल का हाइट है जिसका बेस 24 है। तो बेस हमारा 24 है और उसका हाइट कितना है? 10 है। यानी वहां पर 5 यूनिट का मान कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। तो 6 यूनिट वाले का मान 12। हम ऐसे भी कह सकते थे और ऐसे भी कह सकते थे। लेकिन वहीं जब हमने दूसरा सवाल देखा तो दूसरे वाले सवाल में उन्होंने हमें एरिया का मान दे दिया और हमसे हाइट का मान दे दिया और बेस का मान पूछा है। तो यहाँ पर हमें हमेशा इस बात को पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लेकर आना पड़ेगा? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका रेशियो लेके आना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको 2 एग्जांपल अलग से भी लिख के देता हूँ, आप समझ पाओ। दोस्त मानो जैसे मैंने आपको कह दिया कि बेस का रेशियो जो है वो 4:5 है। ठीक है, आप जो है हाइट का रेशियो हमें बताओ। जब आपका एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? एरिया का रेशियो आपका 1:1 हो जाएगा। मतलब 1:1 का मतलब इस बात को समझ जाना कि एरिया आपका बराबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बेस का रेशियो 5:6 है, हाइट का रेशियो हम कितना लेंगे जब हमारा एरिया जो है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 सवाल पहले हमें बताओ, फिर उसके बाद हम आपसे तीसरा सवाल बोलेंगे। बताओ यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर देखो बेस जो है वो 4:5 में है और एरिया बराबर है, तो बेस का उल्टा हाइट हो जाएगा, यानी हाइट क्या हो जाएगा? 5:4। तभी तो ये 5 इस 5 को काटेगा, 4 इस 4 को काटेगा और ये 1:1 आ जाएगा। बोलो, तभी तो ये इसको काटेगा और रेशियो 1:1 आ जाएगा। यानी आपने यहां से एक बात सीखा, और आपने क्या सीखा कि अगर बेस का अनुपात 4:5 है, एरिया हमारा बराबर है, तो हाइट का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:4। क्लियर है? उसी तरीके से दूसरे वाले में देखिए, बेस का अनुपात 5:6 है और एरिया आपका बराबर है, तो हाइट क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा, यानी वो 6:5 हो जाएगा, ताकि 6 6 से कट जाए, 5 5 से कट जाए और 1:1 आ जाए। ये बात क्लियर हो गया आपको? पॉइंट क्लियर है? चलो, अब इसी में हमारा तीसरा सवाल आपसे ये है। हमने कहा बेस का रेशियो सेम रहेगा, 4:5 रहेगा। आप हमें हाइट का रेशियो बता दो, लेकिन हम आपको एरिया का जो रेशियो है वो हम आपको दूसरा देंगे अपने मन से, 1:2 दे देंगे। 1:2 दे देंगे। अब मानो हमने कहा 1:2 हमने 2 दे दिया। अब एक स्टूडेंट सोचेगा हमेशा जिंदगी भर कि यार बेस का उल्टा हाइट करना होता है, तो वो क्या कर देगा? 4 5 का उल्टा 5 4 कर देगा। 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आना चाहिए 1:1, लेकिन कितना आ रहा है? 1:2 आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको प्रतिशत में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताया है। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब पढ़ा रहे थे तो क्या बताया था? हमने आपको कहा था कि अगर यहाँ 1 दिया है और यहाँ 5 दिया है तो हाइट की वैल्यू 1:5 हो जाएगी। आपको इसके ऊपर लिखना है। यहाँ 2 दिया है, यहाँ 4 दिया है, तो बोलेंगे सर 2:4 हो जाएगा। यानी आप इसको कह सकते हो कि 5:8 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हाइट कितना आएगा? 5:8। हाइट कितना आएगा? 5:8। तभी आप देख लो यहाँ पे, आप अगर यहाँ मानोगे कि इसका बेस हमारा 4 और 5 का हो गया और हाइट 5 और 8 का हो गया, 5 से 5 काटोगे, 4 से 2 बार में कटेगा, तो एरिया 1:2 आएगा, जो कि 1:2 आपका दिया गया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो। आप मुझे दूसरा एग्जाम्पल बताओ। आपको मैंने कहा बेस का रेशियो 2:3 है। ठीक है, हाइट का रेशियो मुझे नहीं पता कितना होगा, और हमने कहा एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 4:5 हो जाएगा मानो। तो आप मुझे बताओ कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल जुगाड़ सिस्टम फिट करोगे। बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12, और 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 12 और 10 का आप अनुपात क्या कह सकते हो? 6:5 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, 6:5। सिंपल है, समझ में आ गया? कितना हो जाएगा? 6:5 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक, अब तो क्लियर है। चलो आ जाओ, तो अगला एग्जाम्पल की तरफ जरा बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो है यहाँ 3 देखते हैं क्या आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा है 3 में कि अगर दो साइड ट्रायंगल का दिया गया है 12 और 20, तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। बोला गया यदि त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई 12 और 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, बताओ। ठीक है, जो मैक्सिमम क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बताओ। यहां पे आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखो यहां पे सर, ठीक है, यहां पर जो है एक साइड कितना है तो बोलोगे 12 है, दूसरी वाली भुजा कितनी है तो 20 है। और याद करो हम फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ कि एक ट्रायंगल को बनाने के लिए जो है सबसे बड़ा एंगल यहाँ कितना हो सकता है। आप साइन का टेबल याद करो तो साइन 0 जो होगा, देखो अगर आप 0 से टेबल याद करोगे, 0 हो गया, मानो 45 हो गया, 90 हो गया, और मानो यहां पर मैं कहता हूं कि एक बार 135 ले लो। मानो ये एंगल की बात हम कह रहे हैं, या 135 ना लेके आप 120 ले लो फिलहाल के लिए। तो साइन का 0 डिग्री 0 होता है, साइन का 45 1/2 होता है, साइन का 90 इतना होता है, साइन 120 का मतलब cos 30, और cos 30 का मतलब हमारा हो जाएगा माइनस, मतलब ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो ले नहीं सकते। यानी एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मैक्सिमम एरिया निकालना होगा दोस्त, तो आपका यहां पर इनके बीच का एंगल कितना होना जरूरी है, 90। इनके बीच का एंगल कितना होना जरूरी है, 90 जरूरी है। यानी कभी भी अगर कोई भी ट्रायंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं जिसके दो साइड दिए गए हैं, कोई भी दो ट्रायंगल, देखो कोई भी ट्रायंगल, कोई भी त्रिभुज का आप एरिया निकालो, कोई भी त्रिभुज का एरिया निकालोगे, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपको उससे सबसे ज्यादा एरिया मिले, मैक्सिमम एरिया मिले, तो उन दो साइडों के बीच का जो कोण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, उन दो साइडों के बीच का जो कोण होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए तो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी आप उसका मैक्सिमम एरिया निकाल पाओगे। तो आप बोलोगे सर जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, तो एरिया निकालने का तरीका हाफ इंटू बेस कितना है यहां पर, तो यहां पर हो गया एक साइड 20, दूसरा वाला कितना हो गया तो 12, और इंटू हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन 90। कितना लिखेंगे दोस्त, तो साइन 90 यहां पर 2 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 20 का 6 गुना कितना हो जाएगा 120, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यानी कहा गया मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, क्यों 120 आएगा, 90 डिग्री पर ये सबसे मैक्सिमम एरिया देगा। साइन 90 डिग्री के बाद घटना शुरू हो जाता है, माइनस में वैल्यूज आनी शुरू हो जाती है। यानी अगर हमें पता है कि एरिया का मान हाफ इंटू दोनों साइड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम है, तो ये जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा एरिया उतना ज्यादा मैक्सिमम होगा। साइन वाला वैल्यू जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा, जैसे मानो एरिया को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो हमने कहा ये वैल्यू दे दी गई है, ये वैल्यू दे दी गई है, हाफ पता ही है, यानी इस वाले चीज को हम जितना बड़ा करेंगे एरिया उतना बड़ा होगा। और ये वाली चीज बड़ी कब होती है, जब यहां पर कोण जो बनता है वो 90 का बनता है। ठीक है, तब साइन 90 जो होता है वो साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक, तो वहां पर हमने 90 रखा, उससे मैक्सिमम वैल्यू निकला, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या कर दिया, एरिया निकाल दिया। तो देख रहे हो घुमावदार एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो आपके थोड़े मोड़े अलग अलग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। चलो आ जाओ, यही बात कहा गया है कि इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, यदि दो भुजाएं ट्रायंगल की गिवन है तो मैक्सिमम एरिया जो होता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का होता है, और उस केस में मैक्सिमम एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप कह सकते हो, हाफ इंटू ए इंटू बी के माध्यम से हम लिखते हैं। अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर क्लास लाइव चल रही है, बिल्कुल लाइव चल रही है दोस्त, रिकॉर्डेड नहीं है। चलो आ जाओ, तो अगला एग्जांपल जरा मेंस का देखो, मेंस का बढ़िया क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो हमसे पूछा गया है। सवाल में कहा गया दिया गया फोटो है, आपको सीजीएल 2017 के मेंस में पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखो। दिया गया फोटो है, PQRS क्या है, तो एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है तो 8 सेंटीमीटर है। हालांकि ये सवाल मैंने ज्योमेट्री में करवाया हुआ है आपको। PQO का एंगल कितना है 60 डिग्री है, और हमसे कहा गया है POQ का एरिया, POQ का एरिया, इसका एरिया हमसे पूछा है। अब देखो कहने को तो ये सवाल किसके ऊपर है, कहने को ये सवाल आपका सिर्फ ट्रायंगल का ही एरिया पूछा है, लेकिन इसमें बढ़िया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होगा। याद करो वो दिन, वो एग्जाम्पल ज्योमेट्री की वो शीट जब हमने आपको ये पढ़ाया था और यहाँ पर हमने क्वेश्चन करवाए थे। आप मुझे बताओ एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है, आप बताओ यहां पर कैसे निकालोगे
कैसे निकालोगे बताओ? बहुत ही सिंपल है। ये वाला कोण कितना का हो जाएगा? तो 60 का हो जाएगा। स्क्वायर की साइड कितनी है? तो 8 सेंटीमीटर है, तो हमने कहा ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा 60 है और पूरा का पूरा जो कोण बनता है ये कितना का बनता है? तो बोलेंगे सर पूरा 90 का बनता है, यानी ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री का। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हैं एरिया, ठीक है, दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो रेशियो का इस्तेमाल करके और दूसरा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। अगर हमें यहाँ पर इसका मान पता चल जाए कि ये QO जो है वो कितना है, तो आराम से 1/2 × 8 × QO × sin 60 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नहीं हो पाएगा तो हमें पता है कि ये हमारा डायगोनल है 45 है, अगर हमें इसका मान पता चल जाए तो 1/2 × इतना इस आधार पर निकाल सकते हैं। आप हमें बताओ, आपको हमने पढ़ा रखा है, आप एरिया कैसे निकालोगे? ये 8 है और ये 60 डिग्री है, एरिया कैसे आएगा? मुझे तो नहीं आता एरिया निकालना, आप बताओ एरिया कैसे निकलेगा? बताओ, चलो एरिया बताओ कैसे आएगा? आपको पढ़ा रखा है, बहुत बार बता भी रखा है कैसे एरिया निकालते हैं, सब चीज बता रखा है आपको। ये सवाल एक बार और करवाया हुआ है जब पेपर में पूछा गया था, ज्योमेट्री पढ़ाते वक्त कराया था, ठीक है? बताओ। जो प्रैक्टिस स्टूडेंट कर रहा है, समझो उसकी तैयारी अच्छी है तो वो बता पाएगा, जो नहीं कर रहा है फिर देख लो कहानी क्या होगी। चलो बताओ, आंसर बताओ। आया आंसर? सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बताइए। देखो, सबसे पहले एंगल की बात करते हैं। एंगल की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे? हम यहाँ पर साफ तौर पे एक बात बोलेंगे कि सर अगर एक स्क्वायर है और उसका विकर्ण है, डायगोनल है, तो वो 45 और 45 के कोण में बांटता है। 45 45 90 होते हैं। ये हमारा 60 है, ये हमारा 45 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 75 का हो जाएगा। हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस ट्रायंगल के हमें तीनों साइड तीनों एंगल पता है और हमें एक साइड पता है, तो याद करो साइन के रेशियो का इस्तेमाल हम करते थे या नहीं करते थे? बोलो हाँ या ना। करते थे ना? तो आप उस आधार पर इनका साइन का रेशियो का इस्तेमाल करके कर सकते हो। जैसे मानो अगर यहाँ पर आप बोलोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर बोलोगे साइन रेशियो से, देखो यहाँ पे जैसे मानो कैसे इस्तेमाल होगा? साइन 75 का मान अगर पता है तो कर लोगे, साइन 75 का मान नहीं पता है तो भी हो सकता है। देखिए, जैसे मानिए इस सवाल को हम यहाँ साइड में कहीं लेकर चलते हैं। मानिए ये हमारा सवाल है, ठीक है, और साइन वाला अगर आपको कंसेप्ट हमने पढ़ाया है तो आपने उसका भी ध्यान रखा होगा। यहाँ पर ये जो एंगल है हमारा 60 डिग्री है, ये एंगल हमारा 45 डिग्री है और ये एंगल हमारा कितना है? तो ये एंगल हमारा 75 डिग्री है। साइन का रेशियो भी हमने आपको बताया था कि यदि हमारा कोई ट्रायंगल होता है, यदि यहाँ पर हम आपको बना के दिखा रहे हैं, यदि यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल होता है और हम इसको कहते हैं कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल हमारा बीटा है और ये एंगल हमारा गामा है। अल्फा के सामने की साइड ए है, बीटा के सामने की साइड बी है, गामा के सामने की साइड सी है। तो हमें पता है कि हम क्या लिखते थे, अगर हम ए लिख रहे हैं तो उसके सामने क्या लिखेंगे? साइन ऑफ एंगल ए लिखेंगे। उसी तरीके से अगर हम बी लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? बी के सामने साइन ऑफ एंगल बी है, उसको बराबर करते थे, ठीक है। और अगर हम सामने सी लिख रहे हैं तो बोलते थे सर सी बट्टे कितना हो जाएगा? साइन ऑफ गामा हो जाएगा। यानी हमने आपको जब साइन रूल और कोसाइन रूल पढ़ाया था तो हमने आपको कहा था कि कोसाइन रूल का इस्तेमाल करके,
कोसाइन रूल का इस्तेमाल करके हम साइड निकालते हैं और साइन रूल का भी इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, साइन निकालते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर साइन रूल का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक। अब हम यहाँ बोलेंगे कि देखो सर ये वैल्यू हमारी 8 है मानो, ठीक है, 8 है मानो, तो यहाँ पर 8 के सामने कितना है, 75 है, यानी हम यहाँ बोलेंगे 8 बटे साइन 75, 8 बटे साइन 75 बराबर होगा किसके, ठीक है, तो बराबर होगा पीओ बटे साइन 60 के, बराबर होगा किसके, तो पीओ बटे साइन 60 के यहाँ पे, ठीक है। और वो बराबर होगा हमारा किसके, तो वो बराबर होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है, ओ क्यू बटे साइन 45 के, ओ क्यू बटे साइन 45 के। हम अब जिसका मान चाहें उसका मान निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमें 8 पता है, साइन 75 का मान पता है, पीओ का मान नहीं पता और साइन 60 का मान पता है, तो पीओ का मान निकल जाएगा। 8 पता है, साइन 75 की वैल्यू कितनी होती है वो पता है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है वो पता है, तो ओ क्यू का मान निकल जाएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछते हैं पी को 45 कैसे लिए। ये वही बात हो गई कि पूरी रामायण बीत गई और तब पूछते हो कि सीता कौन थी। ज्योमेट्री में इतना नहीं पता है कि जब हमारा एक यहाँ पर स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब यहाँ हर एंगल 90 डिग्री होता है, एक विकर्ण उसको बराबर बराबर कोनों में बांटेगा, 45 और 45 में बांटेगा। बताओ कैसे लिए 45, अब इनको ये बताना पड़ेगा 45 कैसे लिए। छोटी सी बात है, क्या कर रहे थे ज्योमेट्री में, फिर ये पूरा का पूरा 90 का कोण बनता है, 45 और 45 में टूटेगा, तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब फिर यहां पर देखो साइन 75 का मान, कि साइन 75 का मान कैसे निकलेगा। तो साइन 75 का मान जो है आपको एक अलग पन्ने में हम बता देते हैं, ठीक है। साइन 75 का मान निकालने के लिए, अभी चूंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा नहीं है, तो साइन 75 का मतलब हो गया साइन 75 का वैल्यू, ठीक है, 45 प्लस 30, 45 प्लस 30। अब साइन 75 का एक ट्रिपलेट भी होता है, ठीक है, हम आपको वैल्यू निकालना भी बता देते हैं, फिर ट्रिपलेट भी याद करवा देंगे कि ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट से है। तो बोलोगे सर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, समझ में आ गया। ये हमारा होता है वैल्यू यहाँ पे। साइन 45 का वैल्यू 1 बटे रूट 2 आएगा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो रूट 3 बटे 2 आ जाएगी यहाँ पे। कॉस 45 की वैल्यू 1 बटे रूट 2 होगा और इसकी वैल्यू आ जाती है 1/2। ये हमारी वैल्यू होती है, निकालते इस तरीके से है। यानी हम कहते हैं रूट 3 प्लस 1 बटे 2 रूट 2, रूट 3 प्लस 1 बटे 2 रूट 2, ये सीधा का सीधा किसका वैल्यू हो जाता है, 75 का। और अगर आपको याद करना है तो आप सीधा एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से आप सीधा का सीधा याद कर सकते हो। दोस्त याद रखना, 75 का और 15 डिग्री का मान पूछा जाता है आपके पेपर में। जब आपका ये ट्रायंगल बनता है, आप सभी के सभी याद करो इसको, आप सभी के सभी याद करो, ये जब 90 होता है और ये जब 75 होता है और ये हमारा 15 होता है, ठीक है, तो 75 के सामने वाली वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 प्लस 1, 15 के सामने वाली वैल्यू होती है रूट 3 माइनस 1 और 90 के सामने वाली वैल्यू होती है 2 रूट 2, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो आप। 75 के सामने रूट 3 प्लस 1 होता है, 15 छोटा है तो उसके सामने रूट 3 माइनस 1 होगा और 90 के सामने 2 रूट 2 होगा। यानी कल के दिन किसी स्टूडेंट को यहाँ पे आप उल्टा भी लिख सकते हो, आप उल्टा भी ऐसे लिख सकते हो, आप इसको 75 बना लो, आप इसको 15 बना लो और आप इसको 90 बना लो। तो बोलोगे सर 75 के सामने कितना आ जाएगा, तो रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा, 15 के सामने कितना आ जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1, 90 के सामने 2 रूट 2। सवाल में आपको क्या पूछा था, साइन 75 का वैल्यू। साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी रूट 3 प्लस 1 बटे 2 रूट 2। कल के दिन आपको साइन के अलावा कॉस पूछ देगा, तो कॉस की वैल्यू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। कल के दिन आपको हो सकता है आपको tan 75 पूछ दे, tan 75 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप कोई भी वैल्यू बता पाओगे, कोई भी वैल्यू बता पाओगे, लेकिन पता होगा 75 का मान कैसे निकालते हैं। तो यहां पर बोलोगे सर ये 8 का 8 हमने रख दिया। देखो अभी तक सवाल में हमने कुछ किया नहीं है, हमने सिर्फ एंगल निकाले हैं, तीनों एंगल हमारे आ गए हैं और 8 दिया गया है, तीनों एंगल आ गया है और 8 हमने लिख दिया है। और उसके बाद यहां पर साइन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे तो बोलेंगे 8 बटे साइन 75, साइन 75 कितना होता है, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 होता है। तो बोलेंगे सर रूट 3 प्लस 1 और बट्टे का इसका 2 रूट 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 रूट 2 ऊपर चला गया, बराबर हो जाएगा हमारे पीओ के। बराबर हो जाएगा दोस्त किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे पीओ के, ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारे पीओ के। तो हमने पीओ का बराबर, साइन 60 का मान कितना होता है, तो बोलेंगे सर रूट 3 और बट्टे का 2 कहां चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। 2 से हमारा 2 खत्म हो जाएगा,
ठीक है। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 8 हो जाएगा हमारा यहाँ, √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और बट्टे में आ जाएगा √3 + 1, बट्टे में कितना आ जाएगा, √3 + 1, ये हो जाएगा पीओ का मान। कभी भी नीचे रूट नहीं रखते हैं, कभी भी रूट नीचे नहीं रखते हैं, तो फर्दर आप यहाँ पर बोलोगे कि सर जो पीए का मान है वो बराबर हो जाएगा 8 √6 बट्टे के अंदर हमारा, ठीक है, √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो बोलोगे सर √3 + 1 यहाँ था, √3 - 1 के साथ हमने क्या किया, नीचे गुना किया और ऊपर भी गुना किया। ठीक, तो √3 + 1 इंटू √3 - 1 कितना बना देगा बताओ, तो √3 + 1 √3 - 1, ठीक है, तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, याद है a + b इंटू a - b, a² - b² देगा, √3 का स्क्वायर 3 3 में से गया 2 आ जाएगा, तो सीधे का सीधा नीचे यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, नीचे हम लिख सकते हैं 2, 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, तो हम बोलेंगे सर पीओ का जो मान आया है 4 इंटू √6 इंटू √3 - 1 आया है। अभी तो सिर्फ आपका पीओ का मान आया है, ये आपने पीओ का मान निकाला है। अब आप यहाँ पर साइन रूल का इस्तेमाल करोगे और साइन रूल का इस्तेमाल करके आप इसका एरिया निकालोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका बोला गया है हमसे, POQ का बोला गया है, तो POQ का एरिया निकालने के लिए बोलेंगे सर हाफ इंटू ये PQ, हाफ इंटू PQ, और इंटू में कितना, ये PO, ठीक है, इंटू में कितना PO, और इंटू कितना हो जाएगा sin 45, इंटू बोलेंगे सर sin 45। क्लियर है बात, यहाँ पे हाफ के जगह पर हाफ रखते हैं। पीओ का मान देखो, PQ का मान कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो 8 रखो। पीओ का मान देखो यहां से उठाओ, 4 √6 इंटू √3 - 1, तो बोलोगे सर 4 √6 इंटू √3 - 1 हो जाएगा। sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है, 2 से काटेंगे तो यहाँ ये 4 बार में कटेगा, और √2 से काटोगे तो √3 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा वैल्यू आपका, 4 इंटू 4 16, ठीक है, 16 इंटू √3 इंटू √3 - 1। फर्दर अगर इस √3 को अंदर भेजोगे तो आप यहाँ पर और गेम कर सकते हो, 16 को रखो, √3 को अंदर भेजो तो 3 - √3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 इंटू 3 - √3। अब ये सवाल आपका पूछा भी तो गया था सीजीएल के मेंस में, और वो भी कैसे मेंस में, 2017 के मेंस में, जो सबसे टफेस्ट पेपर था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस छोटी सी बात का यहाँ पर कि हम एरिया को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। बाकी आगे आने वाले क्वेश्चन जो है वो थोड़े आसान हैं, उसके लिए उतना परेशान नहीं होना है। बीच में मैंने आपको sin 75 निकालने का भी तरीका बता दिया, लेकिन मैं आपके जगह होता तो मैं कभी sin 75 का उस तरीके से याद नहीं करता, मैं सीधा का सीधा ये ट्रिपलेट याद करता, 75 के सामने √3 + 1, 15 के सामने इतना। सवाल में हमसे इसका एरिया पूछा गया था, तो हमें यहाँ पर कम से कम 2 साइडों का पता होना जरूरी है। एक साइड 8 दिया गया है तो हमने पीओ का निकाला, पीओ का कैसे निकाला, 60 के सामने इतना था, 75 के सामने ऐसे करके हमने पीओ का मान निकाल दिया। पीओ का मान निकल गया, इसका मान पता है, एंगल बिटवीन देम पता है, तो एरिया निकल जाएगा। तो हाँ भाई साहब, एरिया निकल जाएगा बस। ठीक है, 2 ही पॉइंट थे। चलो, तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4 से, और आगे क्लास में कल से कंटिन्यू करेंगे कि और क्या क्या थ्योरी में हम पॉइंट्स को जान सकते हैं। कुछ मैं सोचूंगा और कुछ मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है, उम्मीद ही कर सकता हूं आप लोगों से। रिक्वेस्ट पड़ी तो रिक्वेस्ट भी आप लोगों से कर सकते हैं कि जो एटलीस्ट हमने पीछे पढ़ाया आप उसको रिवाइज करके आए। अब ये सवाल में मुझे लगे अभी 15 मिनट समझाने में, ज्योमेट्री जब पढ़ाया था तब भी 15 मिनट समझाया था। ठीक है, अगर मानो गलती से 3D में भी ये सवाल आ गया तो भी 15 मिनट लगेगा, तो मैं ऐसे बार बार तो पहली बात बताऊंगा नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को पूरा पीछे का पढ़कर आना है। ज्योमेट्री पढ़ाने के दौरान बहुत ऐसी बातें थी जो मैंने आपको मेंसुरेशन की पढ़ा दी थी वहीं पर। अब यहाँ पर आपको सीधा का सीधा लगेगा, आप ये उम्मीद करके आए होगे सर तो स्क्वायर का एरिया निकालना सिखाएंगे, इसका सर्कल का एरिया निकालना सिखाएंगे, क्योंकि 2D में यही होता है। आप कहीं पर कोई भी यूट्यूब में देखो, कहीं पर देखो, तो आपको लगे अरे स्क्वायर का एरिया निकलवाएगा हमसे, ठीक है, पेरीमीटर निकलवाया जाएगा, एरिया निकलवाया। भाई ये चीजें नहीं पूछी जाती पेपर में, ठीक है, और यही चीजें ही अगर मुझे सिखानी होती तो मेरी जरूरत यहाँ पर क्यों होती। कुछ दमदार चीजें हैं जो मैं आपको सिखाऊं और आप सीखो, वो मजा है। और वो भी कौन सी दमदार चीजें, इरेलीवेंट कुछ भी नहीं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो। ठीक है, तो रिवाइज करके आते रहो। शीट बढ़िया है, जबरदस्त है, एक एक चीज आपको इंसर्टेड है उसके अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, स्मार्ट अप्रोच भी हैं, थ्योरी के पॉइंट्स भी हैं। पढ़ कर आओगे तो मजा आएगा, नहीं पढ़ कर आओगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, बोलो भाई। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ।
चलो तो ध्यान रखो, खुश रहो, मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। कल सेम टाइम पे 12:30 में कल क्लास लगेगी, हाजिर रहेंगे सभी, ठीक है। चलो खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो अपना, लव यू भाई।